भारत का खुफिया एटमी प्रोग्राम और चाय का एक गुमनाम सौदागर जो भारत के एटमी प्रोग्राम के मुकम्मल नक्शे, हुजम और ताकत की तमाम तर तफसीलात ले उड़ा। इन मर्द मुजाहिद की रूहानी ताकत का अंदाजा ना कोई पाकिस्तानी सियासतदान लगा सकता है और ना ही अजय देवगन जैसा फिल्मी जांबाज इसकी ताकत को समझ सकता है, जो एक सिपाही को मैदान में खतरों की गहराइयों तक ले जाती है। कहने को तो CIA और मोसाद के एजेंट भी इस दुनिया में जाने माने हैं, लेकिन जो ताकत गजनवी के बेटों और मोहम्मद बिन कासिम के जानशीनों में है, जिन पर बराह रास्त अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का फैज़ है, जो सोच के वली और किरदार के गाजी हैं, दुनिया में कौन है ऐसा जो इनकी प्लानिंग, तरीक़ा जंग और सलीका गुफ्तार में इनके मुकाबिल आ सके। और इन्हीं अल्लाह के शेरों में से थे एक सैयद सलीम अब्बास, जिनका भारतीय मिशन में नाम था विनोद चोपड़ा। दोस्तों, किस तरह ये बज़ाहिर चाय का सौदागर हकीकत में पाकिस्तान का जांबाज भारतीय आर्मी के अंदर घुसा और भारत के एटमी नक्शे तक ले उड़ा। और शेर शाह के मुकाबिल इस वीडियो में सैयद सलीम अब्बास के बतौर पाकिस्तानी ISI एजेंट भारत में इनके किरदार पर रोशनी डालेंगे। तो मैं हूं अम्मार हसन और आप देख रहे हैं सरसब्ज TV। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि YouTube के इस मुनफरिद चैनल सरसब्ज TV को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, 1971 की पाक भारत जंग, जिसके बारे में रूसी खुफिया एजेंसी के चीफ ने कहा था कि शायद पाकिस्तान जीत जाता, लेकिन हमने एक अच्छा बोलने वालों की एक फौज तैयार की और हमने भारत के हक में ये जंग जीत ली। दोस्तों, 1971 और 90,000 पाकिस्तानी फौज 1000 साल तक हमारे गुलाम रहने वाले हिंदुओं के सामने हथियार डाल चुकी थी। ये मंजर किसी भी गैरतमंद पाकिस्तानी के लिए मौत के जैसा मंजर था। दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद तरबेला डैम पर बतौर असिस्टेंट कमिश्नर काम करने वाले सलीम अब्बास नामी एक नौजवान ने खुदकुशी का इरादा किया और एक लंबी सवारी पर निकल खड़ा हुआ। इसका कलेजा सिर्फ इस बात पर फट रहा था कि 1000 साल तक मोहम्मद बिन कासिम से टीपू सुल्तान तक हमने इस्लाम की अजमत का झंडा कभी गिरने नहीं दिया, भले ही हमारी हुकूमतों की नौयत कैसी भी रही हो। लेकिन जब बात हम पर आई, हमने इस्लाम की मिल्लत, अजमत और हुर्मत उस हिंदू के कदमों में रख दी जो छोटी छोटी बेजरूरत चीजों से डर जाता है। और हम तौहीद के पासबान, नडर और बेखौफ सिपाही और एक खुदा के सामने झुकने वाले एक बुज़दिल हिंदू के सामने 71 की जंग में हार गए और झुक गए। आखिर क्यों? इसका अजाला कैसे मुमकिन है? तो दोस्तों, ऐसी सोचों में गुम सलीम अब्बास ने खुदकुशी करने के बजाय दुश्मन से टकराकर शहादत पाने को तरजीह दी। बस यहीं से इस गुमनाम हीरो की तहलका खेज दास्तान शुरू होती है। तरबेला डैम पर ईंटें और सरिया गिरने वाला ये जवान अब ISI के खुफिया ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनर्स को हैरान कर रहा था, जैसे पैदाइशी तौर पर ही वो तबाहकुन जासूस साबित हो रहा था। दोस्तों, सितंबर 1972 में वो बॉर्डर क्रॉस करते ही एक हिंदू ताजर का रूप धार चुका था और इसे विनोद चोपड़ा का फर्जी नाम दिया गया था। मशरकी पाकिस्तान से नहायत उम्दा, खुशबूदार और जायके से भरपूर चाय भारत को इंपोर्ट करता और वहाँ की लोकल मार्केट में इसे सस्ते दामों में फरोख्त कर देता। यानी कि वो मुकम्मल तौर पर इंडिया में चाय के ताजर के तौर पर मुतारफ हुए। अब आर्मी का ये मसला है कि ये लोकल मंडी से खुराक नहीं खरीदती, ये खुराक के बड़े बड़े ताजरों से सप्लाई डील करती हैं और ताजरों का लाइसेंस बनता है और यूँ मामूली सी चेकिंग के बाद इनको किसी भी जिला की छावनी में आ जा सकते हैं और उनको इजाजत दे दी जाती है। दोस्तों, सलीम अब्बास ने बहुत सोच समझकर इस बिजनेस का इंतखाब किया था और वो जानबूझकर छावनी के इलाकों में चाय सप्लाई करते थे और खसूसन उन होटलों को मजीद सस्ते दामों में चाय देते जहाँ पर भारतीय आर्मी के अफसर शराबियाँ चाय पीते थे। और यूँ उनकी चाय की धूम भारतीय छावनियों के अंदर तक जा पहुंची। सलीम अब्बास की प्लानिंग बहुत ही शानदार थी। वो अमूमन चाय उस वक्त सप्लाई करते थे जब कोई ना कोई भारतीय अफसर होटल में मौजूद होता था। अब भले इंडियन आर्मी हो या वहाँ के सिविलियन हो, शराब, औरत, इश्क और बेवफाई सबकी सोचों का महवर बस यही चंद चीजें हैं। और सलीम अब्बास इन चारों चीजों पर ऐसी गुफ्तगू का फन जानते थे कि होटल पर अक्सर आने वाले फौजी ऑफिसर्स को उनका मद्दाह होने में ज्यादा देर न लगी। यूं पहली बार वो भारतीय आर्मी के कांटेक्ट में आए। आर्मी के अफसर्स के साथ दोस्ती का फायदा ये हुआ कि इन्हें एक काबिल ताजर होने की वजह से भारतीय छावनियों में सप्लाई करने का लाइसेंस मिल गया। यूं दोस्तों, विनोद चोपड़ा जैसे फर्जी नाम के आदमी को आर्मी ऑफिसर्स के साथ घुल मिलकर बैठने का मौका मिल गया। दूसरी तरफ सरहदी इलाकों से अंदरून भारत लौटने वाले फौजी टोलियों से भारत की एक्टिविटी और दीगर हसास मामलात की मालूमात मिलने लगी। बजाते खुद छावनियों के अंदर किस किस्म का असलहा और एमिनेशन मौजूद था, इसके अलावा एक मुशरिक इंसान किस कदर बुज़दिल होता है और नफसियाती तौर पर किस कदर तकसीम शुदा होता है, सलीम अब्बास ने इस चीज का भारतीय आर्मी में रहकर खूब मुशाहिदा किया। दोस्तों, सलीम अब्बास जिंदा वतन वापस लौटने के लिए नहीं गए थे। यही वजह थी कि बहुत जल्द इनके याराने भारतीय खुफिया एजेंसियों से जा मिले
और अहम दफातर के क्लर्क डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनके लिए काम करने लगे। दोस्तों इसी दौरान इन्हें पाकिस्तान से इत्तला मिली कि हमें शक है कि भारत खुफिया तौर पर एटमी प्रोग्राम पर काम कर रहा है और हमें जल्द से जल्द इसके मुतल्लिक एक मुसद्दिका खेज रिपोर्ट चाहिए। दोस्तों सलीम अब्बास अब भारतीय आर्मी में अपने ताल्लुकात इतने गहरे कर चुके थे कि वो एक चाय के ताजर से ज्यादा एक महबूब इंसान के तौर पर भारतीय आर्मी में मकबूल थे। इनकी मकबूलियत और असर व रसूख का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक भारतीय खुफिया एजेंसी DMI ने इनकी जासूसी की और कुछ पूछ-गुछ के लिए इन्हें बुलाया। तो जवाबन जब सलीम अब्बास ने अपने ताल्लुकात गिनवाए और मुतल्लिका हुकाम को शिकायत लगाने की धमकी दी तो DMI के अहलकार पांव पकड़ने लगे और मिन्नतें करने लगे कि प्लीज कि आप बात को यहीं खत्म कर दें, फलां अफसर के कहने पर आपके पीछे आए थे। तो दोस्तों सैयद सलीम अब्बास और भारतीय एटमी खुफिया प्लान का सारा डाटा कैसे पाकिस्तान पहुंचा, अब आते हैं इस बात की तरफ। दरअसल जब पाकिस्तान की जानब से भारत के एटमी प्रोग्राम के हवाले से शुबे का इजहार किया गया, एन उसी वक्त सैयद सलीम अब्बास ने भी ये नोट किया कि इनके करीबी दोस्त मेजर कर्नल हजरात आजकल अक्सर बहुत फिक्रमंद और मसरूफ नजर आते हैं, लेकिन उनकी मसरूफियत की कहानी अंधेरे में थी और ऐसे में एक बहुत बड़े बिल्डर ठेकेदार की रिकॉर्डिंग सलीम अब्बास तक पहुंचती है, जिसमें आर्मी के लोग और खुफिया एजेंसी के लोग उनसे बिल्डिंग मटेरियल की बात कर रहे थे और वो इस बात पर भी जोर दे रहे थे कि अगर तुम्हें ये ठेका चाहिए तो हमारा हिस्सा कितना रखोगे। यानी कि ये ओवरऑल एक गैर सरकारी और चोर मीटिंग थी, या दूसरे अल्फाज में आप करप्शन कह सकते हैं। अब बिल्डिंग के मटेरियल, डिजाइन और लोकेशन तीनों बातों से कंफर्म हो गया कि भारत किस किस्म के खुफिया मिशन और किस जगह पर काम कर रहा है। अब चैलेंज ये था कि इसमें भारतीय एटम बम की ताकत क्या होगी, इसको बनाने में किस किस्म का मवाद और कहां से हासिल होगा, भारत को दुनिया के अमन के लिए खतरा करार देने के लिए वो फाइल्स कहां पड़ी हैं जिन पर इस मंसूबे को लेकर भारतीय सरकार के ओरिजिनल दस्तखत मौजूद थे। आप बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितना मुश्किल तरीन काम था, लेकिन सलीम अब्बास अपनी प्लानिंग और जांबाजी में कोई सानी नहीं रखते थे। उन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसी को वहां से नकब लगाई जहां से उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों भारतीय खुफिया खानों से ओरिजिनल फाइल का बंडल जब सैयद सलीम अब्बास के हाथ लगा तो उसमें सिर्फ भारतीय एटमी प्रोग्राम के सबूत ही नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद भारतीय एजेंसी के 600 लोगों के असल नाम और पाकिस्तानी पहचान दर्ज थी। और इसके अलावा वो पाकिस्तानी जो भारत के लिए काम कर रहे थे, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इनकी तादाद 3000 से जायद थी, जिनका डाटा इन फाइल्स के अंदर मौजूद था। इनमें पाकिस्तानी आर्मी के आला अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स, ज्यादातर सियासतदान, कारोबारी लोग और सोशल वर्कर तंजीमों के सरबराहान तक शामिल थे। आप अंदाजा कर सकते हैं कि भारत 1971 तक हमारे अंदर किस कदर तक वाकिफ था। दोस्तों अगर आप 71 की तारीख से पूरी तरह वाकिफ हैं तो आपको पता होगा कि जो ही पाक भारत जंग का आगाज हुआ तो मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में कारोबारी और सनतकार तबके ने एहतजाज और सिविल नाफरमानी जैसी तहरीक शुरू कर दी थी। आपको ये भी मालूम होगा कि भारत ने फिजाई हमलों में सबसे पहले पाकिस्तान के चकवाल और शोरकोट के खुफिया हवाई अड्डे तबाह किए थे, हालांकि इनका इल्म सिर्फ आर्मी के लोगों को था। इसी तरह हमारी अब्दोस गाजी की एग्जैक्ट लोकेशन उस वक्त लीक हुई और उसके दूसरे ही दिन हम अपनी बहरिया की एक बड़ी ताकत से हाथ धो बैठे थे। इसी तरह हमारा खैबर बहरी बेड़ा 700 काबिल जवानों के साथ ही तारीख में ही धूल हो गया था। पाकिस्तान के एमुनेशन डिपो जहां जहां मौजूद थे, भारत के मिसाइल एन उसी जगह पर आकर लगे थे 71 की जंग में। यानी कि 1971 में मशरकी पाकिस्तान भारत के लिए एक मुकम्मल ट्रांसपेरेंट कंट्री बन चुका था। सलीम अब्बास तो यहाँ तक लिखते हैं कि सन 71 की जंग में एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब कराची के ऊपर भारतीय जहाज मंडला रहे थे और हम बेबसी में इस तजलील आमेज मंजर को देख रहे थे। अब ये दिन और 1971 की शिकस्त जिन पाकिस्तानी गद्दारों और भारतीय जासूसों की वजह से मुमकिन हुई, उनकी अब मुकम्मल तस्दीक शुदा लिस्ट अब सलीम अब्बास के हाथ में थी, जो जब पाकिस्तान पहुंची तो सियासतदानों के अलावा पाकिस्तान की ISI ने एक एक बंदे को चुन चुन कर मारा, जबकि गद्दार सियासतदानों के साथ एजेंसीज ने जो कुछ किया वो चुनकर मारने से भी कहीं ज्यादा भयानक था। अब दोस्तों भारतीय एटम बम की मुकम्मल इंफॉर्मेशन जब इस शेर जवान ने हासिल की तो उस वक्त तक भारत तकरीबन एटमी मिशन मुकम्मल कर चुका था। यूं फाइल में डेट बताई गई थी कि किस दिन कितना यूरेनियम कहां से कहां तक पहुंचाया गया था, कौन कौन से भारतीय खुफिया अफसरान इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ये डिटेल इतनी गहरी थी कि इस प्रोजेक्ट में इतने लोग ताबकारी लहरों से मुतासिर हुए, इन्हें कौन कौन सी बीमारियां हुई, ये तमाम डाटा पाकिस्तानी जांबाज ने हासिल कर लिया और फाइल लाहौर भेज दी। दोस्तों जब ये डाटा उस वक्त के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो के सामने रखा गया तो एक बार उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और उन्होंने 2 मरतबा पूछा कि क्या ये डाटा वाकई ही ओरिजिनल है
क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतने हसास कामों की फाइल्स जो कि इतने खुफिया खानों में पड़ी होती हैं वो किसी दूसरे मुल्क का एजेंट ले उड़े। इन फाइल्स को लेकर भुट्टो साहब ने पूरी दुनिया को भारत के अज़ाइम से आगाह किया और सबूत के तौर पर वो फाइल्स भी दिखाई और साथ ही में ये कहा कि पाकिस्तान घास खा लेगा लेकिन अब एटमी ताकत जरूर बनेगा। दोस्तों, अब हमें ये तो पता है कि भारत के पहले एटमी बम की ताकत 30 किलो टन TNT थी और 1974 में जब भारत ने एटमी धमाके किए तो लाहौर या कराची नहीं लड़ था। मजबूरन उन्होंने 1998 में दोबारा 5 एटमी धमाके किए और पाकिस्तान ने 1998 में भारत के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा ताकतवर 55 किलो टन TNT एटम बम छोड़ा तो दिल्ली मुंबई तक जलजले महसूस किए गए थे। वजह साफ थी कि पाकिस्तान को सैयद सलीम अब्बास की वजह से मिलने वाली एटमी फाइल से भारत की एटमी ताकत का अंदाजा हो चुका था। यही वजह थी कि पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले में ज्यादा पायदार और जेंगो किस्म का एटम बम बना डाला। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मोहसिन पाकिस्तान के नाम से जानते हैं तो आपको सैयद सलीम अब्बास को भी शेर पाकिस्तान के नाम से याद रखना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेशन जरूर भेजें ताकि वो भी पाकिस्तान की तारीखी दास्तान से वाकिफ और अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र के साथ सरबुलंद हो जाएं। मिलेंगे एक और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह निगहबान।